सुप्रसिद्ध खगोल शास्त्री एवं वैज्ञानिक अमिताभ पांडे ने रायपुर में छत्तीसगढ़ फिल्म एंड विजुअल आर्ट सोसाइटी की ओर से आयोजित व्याख्यान माला में भारत में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की मुश्किलें विषय पर चर्चा की और लोगों के सवालों के जवाब दिए। आइए सुभाष की बात में देखते हैं उनके व्याख्यान का भाग 3। तो नए चंद्रमा जैसा दिखाई देगा, यहाँ पे फिर क्रिसेंट, यहाँ पे अर्थ चंद्र जैसा, यहाँ पे गिब्बस मून जो मतलब आधे और पूरे चांद के बीच की स्टेज होती है, यहाँ पे फुल मून जैसा वीनस दिखाई देगा। तो कोपरनिकस की जो मॉडल है उसका प्रेडिक्शन ये है कि वीनस की चंद्रमा जैसी कलाएं दिखनी चाहिए, लेकिन वीनस इतना दूर है, इतना छोटा है कि हमको आंख से उसकी कलाएं नहीं दिखाई देती, सिर्फ उसकी ब्राइटनेस कम ज्यादा होती दिखाई देती है। दूसरा प्रेडिक्शन क्या था कि अगर मान लो पृथ्वी सूरज के चारों जा रही है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों घूम रहा है, तो पृथ्वी आगे बढ़ जाएगी, चंद्रमा पीछे छूट जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी की अभी खोज हुई नहीं है। दूसरा प्रेडिक्शन ये था कि चंद्रमा पीछे क्यों नहीं छूट जाता, जो कोपरनिकस के मॉडल की प्रोडक्शन थी। और भी प्रॉब्लम थी कि जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों घूम रही है, तो यहां से देखने पे मान लो ये कोई तारा पास का, आप लोग दूर के तारे, यहां से देखने पे तारा सन के पीछे यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ से तारा यहाँ दिखाई देगा, अर्थ यहाँ आ जाएगी 6 महीने बाद, तो ये तारा यहाँ दिखाई देगा, और 6 महीने पृथ्वी यहाँ आ जाएगी तो ये तारा वहां दिखाई देगा, उस सीन में दिखाई देगा, उन तारों के पास दिखाई देगा। तो तारों की पोजीशन शिफ्ट होती दिखनी चाहिए, लेकिन आंख से नहीं दिखता है कि उसमें भी अगेन ये जब से तारे बहुत ज्यादा दूर हैं, और बहुत ज्यादा दूर है इसलिए सूरज ही है छोटे दिखते हैं, तारे जैसे दिखते हैं, तो वो भी सारे सूरज है। इन सब का सही है या गलत है कोपरनिकस मॉडल प्रूव करना पॉसिबल नहीं था कोपरनिकस के टाइम में। उसके लिए हमको इंतजार करना पड़ा गैलीलियो गैलीली का। गैलीलियो के जमाने में दूरबीन का आविष्कार हुआ है, गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार नहीं किया है। एक कोपेर्निकस का एक जो ऑप्टिशियन था हांस लेपरे, उसने दूरबीन का आविष्कार किया है, और वो दूरबीन गैलीलियो ने भी अपनी उसको खबर मिली तो उसने भी दूरबीन का अपना खुद से इंडिपेंडेंटली उसने बनाया, और उससे बेहतर दूरबीन बनाई, और उसने उसका इस्तेमाल दूसरे काम तो किया। उसने खगोल आकाश की चीजों को देखने के लिए शुरू किया। जब चांद को देखा तो पहली बार समझ में आ गया कि चांद के धब्बे क्या चीज है। न तो खरगोश है, न वो बुढ़िया सूत काट रही, न कोई सुंदर औरत है, और न ही चंद्रमा कोई देवता है कि उस पर गड्ढे नजर आए, पहाड़ नजर आए, घाटियां नजर आई, और वो सूरज की रोशनी से चमक रहा है। आप थोड़ी देर ऑब्जर्व करोगे 2-3 घंटे, देखा कि पीक पे भी रोशनी अभी पड़नी शुरू हुई है, पूरी जो घाटी है क्रेटर की अंधेरे में। थोड़ी देर में उसके जो क्रेटर नुमा कटोरे नुमा गड्ढा है उसके एक किनारे पर रोशनी पड़नी शुरू होती है, धीरे धीरे रोशनी पूरे कटोरे में क्रेटर में फैल जाती है। आपको जो कारीगरों की कारीगरी के बारे में अंदाजा नहीं है कि बिना मॉडर्न मशीन के पिरामिड बनाए गए हैं। मैं बात सुनिए, आप बात भी तो सुनिए, फिर समझ गया। पिरामिड बनाए गए, आप कोई कल्पना कर सकता है कि बिना मॉडर्न क्रेन के ताजमहल कोई बना लेगा? बच्चे से पूछोगे, इतना बड़ा ताजमहल बना लिया, कोणार्क का टेम्पल बना लिया, इसके पिरामिड बना लिए, ग्रीक के इतने बड़े बड़े मंदिर बनाए, मूर्तियां बनाई। आपको इंसान की क्षमताओं पे शक है। बिना तो मशीन, तो आपका लीवर भी एक मशीन है, सुनिए, लीवर भी एक मशीन है। मैं सुई की बात कर रहा हूं, साइकिल की बात कर रहा हूं, बॉल बेरिंग की बात कर रहा हूं। मोहनजोदड़ो की बैलगाड़ी से लेके आज तक गांव की बैलगाड़ी में बॉल बेरिंग हम नहीं लगा पाए हैं। अभी भी 99% बॉल बेरिंग चीन या जापान से आती हैं। बिना बॉल बेरिंग के, बिना इंटरनल कंबशन इंजन के, बिना मॉडर्न मटेरियल के आप एरोप्लेन बना ही नहीं सकते हैं। बिना थर्मोडायनेमिक्स के नियमों को जाने इंजन नहीं बना सकते। खैर, वाल्मीकि रामायण में आप पढ़ लीजिए खुद ही खोल के, गधे खींचते थे उसको। हाँ, आप चांद पे जाइए ना, चांद से पानी लेके आइए, चांद से मिनरल लेके आइए, वहां कॉलोनियां बसाइए। ये अकल का काम है। हम उसी पे लौट के आ रहे हैं। विज्ञान का जन्म कैसे हो, मैं ये बता रहा था। विज्ञान का जन्म पुराने अंधविश्वासों धारणाओं को तोड़ के हुआ है, उसमें ज्ञान खोज के नहीं हुआ है। यूरोप का रेनेसां आया है, पुनर्जागरण इसको बोलते हैं, उसमें यह तो था कि हमारे पुरखों का ज्ञान बहुत महान था, लेकिन यह भी था कि उनमें गलतियां हैं, कमियां हैं, उसको ठीक करना है, और जो गलत है उसको बदलना है। ये रेनेसां की स्पिरिट है। हमारे पुरखे कितने भी महान बने रहे, हमको उनसे बेटर बनना है। तभी अगर हमारे पुरखे कहीं होंगे तो खुश होंगे, अगर उनसे हम घटिया बनेंगे, कमतर बनेंगे, तो शायद दुखी होंगे। रेनेसां और साइंस की स्पिरिट यही है कि सत्य क्या है, प्रयोगों और प्रमाणों से स्थापित होगा, न कि किसी कितने बड़े ऋषि ने कही है, कितने बड़े मुल्ला ने कही है, कितने बड़े पादरी ने कही है। वो प्रमाण क्या मिलने शुरू हुए?
जब गैलीलियो ने दूरबीन से चांद को देखा, लगा ये फिजिकल ऑब्जेक्ट है। शुक्र को देखा, प्रमाणित हो गया सूर्य के चारों ओर घूम रहा है। बृहस्पति को देखा तो उसके 4 चंद्रमा मिले जो उसके चारों ओर घूम रहे हैं, और चंद्रमा को लिए हुए बृहस्पति चाहे धरती की मान लो चाहे सूरज को मान लो परिक्रमा कर रहा है, उसके 4 चांद पीछे नहीं छूटते हैं। गैलीलियो ने और भी महत्वपूर्ण खोज की। सूरज को देखा, उसमें धब्बे नजर आए, उससे पता चला सूरज रोटेट भी कर रहा है, परफेक्ट नहीं है, देवता नहीं है, धब्बे बनते बिगड़ते रहते हैं। वो एक आग का गोला है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम का फ्यूजन हो रहा है, जो हीलियम से बन रहा है, तो सूर्य देवता कैसे हो सकता है? वो तो ऐसे ही फिजिकल ऑब्जेक्ट है जैसा एक कप, कोई फर्क नहीं है। सूरज इसमें कोई फर्क नहीं, केमिस्ट्री अलग है, उसमें अलग एटम है, इसमें अलग एटम है, बहुत ज्यादा हाइड्रोजन के अणुओं का समूह है, उसकी गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा है, उसके कोर में 15 मिली डिग्री सेंटीग्रेड जनरेट हो जाता है, उससे हाइड्रोजन के अणु एटम फ्यूज होते हैं, हीलियम बनता है, उससे एनर्जी निकल रही है, उसकी पूजा क्यों करनी है? आप बनाना सीखो ना सूरज आर्टिफिशियल, नहीं तो आपको चीन से कल बिजली खरीदनी पड़ेगी। सारी दुनिया में पॉल्यूटिंग प्लांट बंद कर दिए जाएंगे, बम मार दिया जाएगा आप पे अगर आप कोल प्लांट चलाओगे तो। वो जमाना आने वाला है। चीन तो लैब में सूरज बना रहा है, हम सूरज पे जल चढ़ाए जा रहे हैं। किससे हमारी मुक्ति होगी? सूरज पे जल चढ़ाने से, देवता मान के, ये समझ के सूरज कैसे काम करता है उसको लैब में बना के देखना, फिर सोलर पावर प्लांट असली वाले बनाना। इनमें छोटे छोटे न्यूक्लियर फ्यूजन प्लांट लगे हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट इशू है। तो यहाँ पे जो मैं बढ़िया चीज मेरे को याद आती तो मैंने सोचा, बोलिए। जावेद अख्तर का एक शेर है कि किसी ने कर ली है सूरज की चोरी। ये कभी भी अपने तरह से शायर भी बातें करता है कि किसी ने कर ली है सूरज की चोरी, आओ किरण किरण इकट्ठा करें और एक नया सूरज बनाएं। तो एक नए सूरज की कल्पना एक शायर करता है ना। और एक पीयूष मिश्रा लिखता है कि एक बगल में चांद होगा और एक बगल में रोटियां। तो ये भी आप कल्पना करते हैं, ये ठीक है जो आप सवाल पूछ रहे हैं। इसीलिए ये बहस रखी गई है कि हम अपने परंपरा से या तो अपने पूर्वजों से या किताबों से या अपने आसपास की चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में तय हैं। जैसा अभी आपने कहा कि हमारे सारी धार्मिक किताबें, केवल हिंदुओं की नहीं, सब में कह रहे हैं कि पृथ्वी चपटी है, पर बाद में ये पता चलता है कि नहीं, पृथ्वी गोल है। ये धारणा बदली। पहले चांद सी महबूबा हो ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। अभी कोई लड़की पढ़ी लिखी होगी, साइंटिफिक टेम्परामेंट की, 2 जूते लगाएगी कि साला चांद में तो क्या है, तू मेरे को क्या चांद से मेरी कल्पना कर रहा है। पर चांद कल्पना में था, तो चांद आहें भरेगा, लोग दिल थाम लेंगे, चांद पे जाने। हाँ, एक चीज समझ लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कॉमन सेंस हमारा यही कहता है। साइंस कॉमन सेंस के खिलाफ जाती है, कॉमन सेंस को नहीं मानती। कॉमन सेंस क्या होता है? जो पुराने अनुभवों पे आधारित है, जो हमने मिले ज्ञान पे हम चले जा रहे हैं। लेकिन जो ऑब्जर्वेशन गैलीलियो दूरबीन से कर रहा है वो आंखों से संभव नहीं है। बिना दूरबीन के आविष्कार के आप नहीं जान सकते हैं कि चंद्रमा क्या है, सूरज क्या है, बृहस्पति क्या है, शनि क्या है। शनि कोई राक्षस नहीं है कि जिसकी दशा लग जाएगी मेरा बुरा होना शुरू हो जाएगा। आप शनि पे नहीं गए, शनि का अध्ययन नहीं किया, तो आपका बहुत बुरा होने वाला है। ये जो मतलब जो गैलीलियो ने पूरा साइंटिफिक मेथड के फादर कहा जाता है, ही इज द फादर ऑफ मॉडर्न साइंस, कि सत्य क्या है ये प्रयोगों और परीक्षणों से स्थापित होगा। हजारों सालों से लोग मानते आ रहे थे। अरिस्टोटल ने कहा था एक बड़ा गोला लो, एक छोटा गोला लो, 10 किलो का, 1 किलो का, ऊपर से नीचे गिराओ, पहले कौन सा पहुंचेगा नीचे? एक 10 किलो का, एक 1 किलो का, नीचे कौन सा पहुंचेगा? एक साथ ऊपर से गिराओ, कौन सा आएगा? क्यों आएंगे भाई? 10 किलो के गोले को उठाने के लिए 1 किलो से 10 गुना ताकत लगानी पड़ रही है, मतलब पृथ्वी उसको 10 गुना ज्यादा फोर्स से खींच रही है, तो एक साथ कैसे गिरेंगे? जिसपे ज्यादा ताकत लगेगी वो तेजी से आएगा। बताइए कौन सा गिरेगा? भारी वाला ना पहले गिरेगा। आप यकीन करेंगे अरिस्टोटल से लेके गैलीलियो तक किसी ने एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखा कि पहले कौन सा गिरेगा। गैलीलियो ने जब एक्सपेरिमेंट किया दोनों एक साथ नीचे आए, लेकिन इसका रीजन गैलीलियो के पास नहीं है, क्योंकि वो भी साइंस डेवलप होने में एक जनरेशन का गैप है। अभी गैलीलियो ने जब ऑब्जर्व किया तो देखा कि जो गोले हैं दोनों एक ही रफ्तार से नीचे आ रहे हैं, और जितना पास जाते हैं उनकी स्पीड बढ़ती जा रही है। मतलब पृथ्वी किसी बल से उनको खींच रही है। ये बल सबको पता है। गुरुत्व हमारे कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में भी गुरुत्व बल खोज लिया था। सिर्फ एक जगह गुरुत्व शब्द का इस्तेमाल होता है,
इस गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में नहीं, मैं दावे के साथ बात कर रहा हूं। गुरुत्व की जानकारी कि पृथ्वी चीजों को अपनी ओर खींचती है, ये कुत्ते को भी पता होता है। गाली के लिए बोल रहा हूं। अब बॉल फेंकिए, कुत्ता उसकी ट्रेजेक्टरी को कैलकुलेट करेगा, जहां गिरने वाली उसके पहले ही वहां पहुंच के उसको लपक लेगा हवा में। तो उसको जानकारी है कि जो चीज नीचे आएगी पृथ्वी उसको नीचे खींच रही है, कितनी स्पीड है तो उसकी ट्रेजेक्टरी क्या बनेगी। गुरुत्वाकर्षण की खोज गैलीलियो ने शुरू कर दी थी, उसको कंक्लूड किया न्यूटन ने। अब यहाँ पे मैं लंबा जम मार के असली मुद्दे पे 10 मिनट में कंक्लूड कर दूंगा, परेशान मत होइए। ये जो पूरी जर्नी है साइंस की, ये एक हमारे नए मेथड की जर्नी है, जिसमें आप दुनिया को देखने को, समझने को नया तरीका निकाल रहे हैं। किसी की बात को भी भरोसा मत करो, क्योंकि कोई बड़ा आदमी बात कह रहा है, कोई ज्यादा पुराना ऋषि बात कह रहा है, कोई पुराना पुरखा ये बात कह रहा है। सत्य उसी को मानो जो प्रयोगों और परीक्षणों पर साबित होता है, खरा उतरता है, और उसको बार बार करके देखो। अगर 1,00,000 बार भी कोई चीज ऐसा करने से ऐसी हुई है, आपने एक सिद्धांत बना लिया, एक बार भी वो गलत हो जाए तो सिद्धांत को चेक करो, गलत है तो उसको खारिज कर दो। दूसरी बात, विज्ञान में पुराने बड़े सिद्धांत को, महान सिद्धांत को खारिज करने पे इनाम मिलता है, नोबेल प्राइज मिलता है। धर्मों में लिंचिंग कर दी जाती है, कूट पीट के घर से निकाल दिया जाता है आपको। दूसरी चीज, ज्ञान किसी देश की विशेषता नहीं है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम इंग्लैंड में कुछ होंगे, इंडिया में कुछ होंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट के रूल फ्रांस में कुछ होंगे, यहां कुछ और होंगे, यहां पे कुछ और होंगे, चंद्रमा पे कुछ और होंगे, चंद्रमा पे कुछ और होंगे तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी में कुछ और होंगे, जो बहुत दूर की हमारी आकाश गंगा है हमारी जैसी, वहां कुछ और नियम होंगे। ये सारे रूल यूनिवर्सल हैं, स्पेस में भी, टाइम में भी। और ये जो बदलाव देखते हैं, मंगल यहां से खिसक के यहां आ गया, इसके पीछे मंगल देवता का षड्यंत्र नहीं है मेरे खिलाफ, बल्कि वो गुरुत्व और इनर्शिया के रूल्स के चलते हुए बेचारा अपने डिसिप्लिन में चल रहा है। उन नियमों को कोई नहीं तोड़ सकता है। एक छोटा बच्चा भी है, आपसे ज्यादा उसमें अकल होती है। आपको एक नई भाषा सीखने में 6 महीने लग जाएंगे, 3 साल में नहीं सीख पाएंगे, वो 2-3 महीने में नई भाषा सीख जाता है छोटा बच्चा। तो किस में अकल ज्यादा हुई? तो छोटा बच्चा आपसे किस कारण से नीचा है? उसकी गलती तो यही है, सिर्फ बाद में पैदा हुआ है। हो सकता है आपसे ज्यादा स्मार्ट हो, आपसे ज्यादा टैलेंटेड हो, सीखने की क्षमता आपसे ज्यादा है। ये जो पूरी एक वैज्ञानिक जो सोच आई, इसने हमारे समाज और संस्कृति को बदला है, राजनीति को बदला है। ये मेरा आखिरी पॉइंट है जिसमें बात, जिसको सबसे ज्यादा खतरा है आज। वो परंपरा, सांस्कृतिक परंपरा क्या है, राजनीतिक विरासत क्या है विज्ञान की, ये जब समझ आई कि ग्रह यहां से यहां इसलिए जा रहा है कि गुरुत्व और अपने जो जड़त्व के नियमों से बंधा हुआ चल रहा है, तो उसके कारण भौतिक हैं, दैवी नहीं है। और इन्हीं भौतिक कारणों को सेक्युलर वर्ल्ड भी बोला जाता है। सेक्युलर का मतलब है समथिंग दैट चेंज इन टाइम। सो वट एवर हैपनिंग द यूनिवर्स, द रीजंस आर इनसाइड द यूनिवर्स। फैक्टर विच इज कॉजिंग दिस चेंज टू हैपन, जो कारण है इन क्रियाओं के, वो प्रकृति के अंदर ही निहित है, बाहर से संचालित नहीं है। नहीं तो वो जो बाहर वाला है जिसने सबको बनाया, उसको रोज रोज बदलना पड़ेगा। आप छत से गलती से कूद पड़े या जोश में आके अपनी प्रेमिका से विछोह में कूद पड़े आत्महत्या करने के लिए, फिर चलो हे राम बचा लो, हे राम बचा लो, तो उसको लिए तो गुरुत्वाकर्षण के नियम खारिज करने पड़ेंगे ना आपके लिए, लोकली। तो वहां से उल्टा सीधा हो जाएगा स्पॉट के आसपास तो सब कुछ। ऐसा संभव है क्या? और बिना खारिज किए आप बचेगी नहीं आपकी जान, अगर आप 4-5 मंजिल ऊपर से कूद गए तो ये जो समझ है कि प्रकृति की क्रियाओं के पीछे कारण प्रकृति के अंदर ही निहित हैं, और वो सारे नियम ऐसे हैं कि वक्त के साथ सब कुछ बदलता है, इट चेंजेस विद टाइम एंड स्पेस, लेकिन नियम नहीं बदलते हैं, नियम स्थायी हैं। उन स्थायी यूनिवर्सल लॉज की खोज का नाम ही विज्ञान है, और उसका मेथड है साइंटिफिक मेथड। इसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, पर ऑब्जर्व करते हैं, एक मॉडल बनाते हैं, मॉडल से प्रेडिक्शन निकलती है कि शुक्र की कलाएं दिखेंगी, ये प्रेडिक्शन है। और कलाएं दिखती तो शुक्र सूरज के चारों घूम रहा है, कलाएं नहीं दिखती तो पृथ्वी के चारों घूम रहा है। पुराने मॉडल में पृथ्वी की उसकी कलाएं नहीं दिखनी चाहिए थी, जब कलाएं दिखी तो मतलब पुराना मॉडल गलत है, उसको रिजेक्ट किया गया। चाहे वेदों में लिखा है, चाहे पुराण में लिखा है, चाहे कुरान में लिखा है, चाहे बाइबल में लिखा है। दिस इज साइंस। ये जो है इसके, ये जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो,
और जो गलत चीजों को बदल रहे हो, यही हमारे आधुनिक राज्य जो हमारा देश है उसकी जड़ में है, जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है। पहली चीज सेकुलर। सेकुलर मतलब है कि दुनिया दुनियावी नियमों से चलेगी, दैवी नियमों से नहीं चलेगी। हमें किसी भगवान के द्वारा भेजे गए राजा की जरूरत नहीं है। तो ये जो एक नई तरह की संस्कृति पैदा होती है जिसमें सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म का वही मैं तो शुरू बोला था कि ये नहीं कि टोपी भी लगा ली, जाली वाली तिलक भी लगा लिया। राजकाज का, स्टेट का किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। राजकाज धर्म में अंतर से हस्तक्षेप नहीं करेगा और किसी भी धर्म को अधिकार नहीं कि राजकाज में हस्तक्षेप करे, बल्कि मैं तो उसको सर्वधर्म दुर्भाव बोलता हूं। दूर रहो सारे धर्म। सेकुलर मतलब धर्म निरपेक्षता नहीं होता है। कीप इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द रिलीजन एंड द सोसाइटी विल बी रन बाय सेकुलर लॉज, नॉट बाय लॉज ऑफ बाइबल, कुरान और भगवत गीता और मनुस्मृति। अब ये नियम कौन तय करेगा, कैसे तय करेगा? जनता तय करेगी। आपस में बातचीत से तय करेंगे, वोटिंग करके तय करेंगे। दिस इज डेमोक्रेटिक प्रोसेस। और थर्ड पार्ट आता है हमारे जो प्रियम्बल का, सोशलिज्म। उस पर लेके काफी कंटेंशन हो सकती है। हो सकता है आप कैपिटलिस्ट हो। मैं एक जमाने में कट्टर कामरेड हुआ करता था, अब मैं बड़ा लिबरल हो गया हूं। अब मैं सोशलिज्म को ह्यूमनिज्म मानता हूं। सोशलिज्म अपने आप में मानवतावाद है जिसकी भी जड़ विज्ञान में है। जो डार्विन को आज हटा दिया गया है, वो डार्विन की खोज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही है कि सारे मनुष्य बराबर हैं। इनमें कोई फर्क नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं। सबकी जड़ अफ्रीका में है। मुश्किल से 60,000 साल पहले तक अफ्रीका में रहते थे। मुश्किल से 1,000-1,500 की आबादी बची थी। क्लाइमेट चेंज के कारण उनके ही सारे वंशज हैं। ना कोई ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ है, ना कोई उसके पैरों से पैदा हुआ है, ना कोई अल्लाह ने भेजा है, ना गॉड ने भेजा है। वी आर एप्स, लाइक द अफ्रीकन एप। वी आर 99% सिमिलर टू चिंपैंजीज। और इंटरेस्टिंग फाइंडिंग जो जेनेटिक्स की, बायोलॉजी की है, दुनिया के सारे इंसानों में जो जेनेटिक डिफरेंसेस हैं उसके कंपैरिजन में अफ्रीका की एक वैली में रहने वाले चिंपैंजियों के जेनेटिक डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है। मतलब बहुत ज्यादा सिमिलर है दुनिया के सारे इंसान। किसी की नाक चपटी, किसी की रंग काला, किसी का गोरा, किसी की आंखें चिंकी जैसी। ये सारे मतलब बहुत नजदीक के रिश्तेदार हैं। तो बड़ा छोटा कैसे हो सकता है कोई? किस बात पे आप कहोगे ये बड़ा है, छोटा है? ये जो विज्ञान है हमको दुनिया को देखने का एक नया नजरिया देता है, जिसको दृष्टिकोण बोलते हैं, पर्सपेक्टिव। ये विज्ञान का क्या इस्तेमाल होना चाहिए ये हम तय करते हैं। विज्ञान की इतनी भी बुराइयां बताते हैं ना, विज्ञान के गलत इस्तेमाल से होता है। तो ये साइंस हमको एक पर्सपेक्टिव दे रही। दुनिया 3.8 अरब साल पुरानी है। पृथ्वी को बने सिर्फ 4.5 अरब साल हुए हैं। जीवन की शुरुआत 3.8 अरब साल पहले हुई है। डायनासोर का एक्सटिंक्शन 65 मिलियन 6.5 करोड़ साल पहले हो गया। अगर उस जंक्चर पे मैमल्स जो थे, वो छोटे चूहों जैसे जीव थे, अगर वो एस्ट्रॉइड उल्का पे नहीं टकराता तो डायनासोर का एक्सटिंक्शन नहीं होता और यहाँ पे ये आज चर्चा डायनासोर कर रहे होते। ये मतलब हम अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। वी आर एक्सीडेंट ऑफ लॉज ऑफ नेचर। उसमें जरा सा बदलाव होता है, कुछ और ही होता। पृथ्वी जब बन रही थी कि मंगल के आकार का ग्रह पृथ्वी से टकराया और उस विस्फोट से जो मलबा निकला उससे चंद्रमा बन गया। टक्कर और बड़ी होती, धरती के चिथड़े हो जाते, एस्टेरॉयड बेल्ट बन जाता है यहाँ पे एक और। पूरी हिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सीडेंट एंड सच मतलब कंटिजेंसीज। मनुष्य का विकास हो रहा था, अगर वो जेनेटिक म्यूटेशन नहीं होता तो लैंग्वेज नहीं आती। अगर वो वायरस का इन्फेक्शन नहीं होता तो हमें लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर्मेशन नहीं होती, तो हम सचेतन प्राणी नहीं बन पाते। ये अब एस्टेब्लिश फैक्ट है, इसमें करेक्शन की गुंजाइश है। वैज्ञानिकों को बोलो ये गलत है, प्रूव कर दो, करेक्ट कर लेंगे। जो मानवीय दृष्टि जो विज्ञान दे रहा है, ये पुरानी धार्मिक मानवतावाद से बहुत बेहतर है। विज्ञान की खोज किसी देश की प्रॉपर्टी नहीं है। जो भी खोज होती है सब दुनिया के देश आपस में बांटते हैं, शेयर करते हैं, पब्लिश करते हैं। बिना पब्लिशन के आपको रिकॉग्नाइज ही नहीं होगा। पब्लिश होगा तो सारी दुनिया के साइंटिस्ट पे अपने ऑब्जेक्शन देंगे, सवाल पूछेंगे। जब सेटिस्फाई कर दोगे तब वो थ्योरी मानी जाएगी
और बढ़िया खोज की और बड़ी खोज की और पुराने किसी दिग्गज को, आइंस्टाइन को धूल चटा दी, तो आपको 10-20 तो नोबेल प्राइज मिल जाएंगे।